नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एप्लीकेशन पर हमारा आज टेस्ट हुआ था और फ्री टेस्ट नंबर 2 था। यदि आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करें। और अब तो ये 5 बजे तक ही था, आपको ये अब प्रैक्टिस नाउ में मिलेगा। 2 टेस्ट अभी तक हुए हैं। आप एप्लीकेशन ओपन करके प्रैक्टिस नाउ को ओपन करें, उसमें आपको ये प्रैक्टिस सेट दोनों मिल जाएंगे। वैसे जब भी टेस्ट होता है तो एक दिन पहले मैं आपको कम्युनिटी टैब में सूचना दे देता हूं, इसलिए आप एक्टिव रहें और टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर करें। पता करें कि आपकी तैयारी कितनी है और अब हम उसका एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं। डिस्कशन के साथ पूरे सभी क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा कि किसका उत्तर कैसे आया। लास्ट तक ज़रूर देखना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपने टेस्ट दिया था कि नहीं दिया था, आपका स्कोर क्या रहा था वहाँ पर। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। 25 क्वेश्चन सीखने को ज़रूर मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। चलिए क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हमने दिया था कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट पर आपसे पूछा गया कि सही कौन सा है। तो नंबर 1 स्टेटमेंट दिया, SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एक दिशीय युक्ति है। और 2 नंबर स्टेटमेंट दिया कि SCR सेमी कंट्रोल डिवाइस है, यानी फुली कंट्रोल नहीं है। और ये पूछा कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। SCR में करंट हमेशा एनोड से कैथोड की ओर ही जाती है, इसलिए एक दिशीय युक्ति हो गई। अर्ध नियंत्रित इसलिए है कि एनोड और कैथोड के बीच में यदि पूरा पोटेंशियल दे देते हो तब तक धारा नहीं चलती जब तक गेट को ट्रिगर नहीं किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही थे। सी ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। आगे सवाल पूछा, निम्न में से किसकी इकाई ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, एडमिटेंस और रिएक्टेंस दिया। देखो, एडमिटेंस की इकाई जो है वो महो या साइमन होती है। बाकी 1, 2 और 4 इन तीनों की इकाई जो है वो प्रतिरोध के जैसे ओम होती है। तीनों की इकाई सेम थी, तो सी उत्तर आ जाएगा। 1, 2 और 4 इनकी इकाई जो है वो ओम थी। आगे दोस्तों सवाल पूछा, VFD का पूरा नाम क्या है या सही रूप क्या है। तो ये मोटरों को चलाने के लिए है और आजकल इसको VFD नहीं AFD बोलते हैं। VFD का पूरा नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, AFD का पूरा नाम है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और वर्तमान में तो VFD आ चुका है, यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो सबका याद रखना, अभी अपना ए ऑप्शन सही रहेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आगे दोस्तों सवाल नंबर 4 पूछा कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के अनुसार EMF उत्पन्न करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो EMF उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से एक घूमने वाला हो, एक स्थिर हो। यानी दोनों अगर स्थिर रहेंगे तो नहीं चलेगा, दोनों घूमेंगे तो EMF उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब 3 नंबर और 4 नंबर जो बात है वो बिल्कुल सही थी। फैराडे के नियमानुसार सापेक्ष गति होना जरूरी है। चालक और चुंबकीय क्षेत्र और चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति होना जरूरी था, तब जाकर EMF उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें अपना सी उत्तर सही रहेगा। आगे सवाल पूछा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, उसके एमिटर, कलेक्टर और बेस नाम के सिरे होते हैं, ये सही था। UJT यानी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में एमिटर, बेस 1 और बेस 2 सिरे होते हैं, ये भी सही था। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एनोड, कैथोड और गेट नाम के सिरे नहीं होते, इसमें गेट, ड्रेन और सोर्स नाम के सिरे होते हैं। हमसे ये पूछा गया कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत हो गया, क्योंकि FET के नहीं, और ये जो एनोड, कैथोड है, गेट, ये SCR के सिरे होते हैं और FET के गेट, ड्रेन और सोर्स सिरे होते हैं। अगला सवाल पूछा कि क्लास A प्रकार का जो एम्पलीफायर है वो कंप्लीट साइकिल के बाद आउटपुट प्रदान करता है, यानी इसमें 360 डिग्री के बाद आउटपुट मिलती है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट था। ए उत्तर इसका सही रहेगा। वाट मीटर किस प्रकार का मीटर है ये पूछा था। तो एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, ये सभी इंडिकेटिंग यानी सूचक मापी यंत्र की श्रेणी में आते हैं। वहीं वाट घंटा मीटर यानी जो एनर्जी मीटर होता है वो इंटीग्रेटिंग यानी समाकलन में आता है। टेजेंट, गैल्वेनोमीटर, फेज टेस्टर, चुंबकीय कंपास, ये सब जो है वो निरपेक्ष मापी यंत्रों में आती है। आगे सवाल पूछा कि एम्पलीफायर के किस रूप को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग करते हैं वो कॉमन एमीटर है।
इनपुट आउटपुट 180 डिग्री के फेज अंतर पर होती है। वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों इकाई से अधिक होती है, इसलिए इसमें पावर गेन भी अच्छा प्राप्त हो जाता है। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि वाइंडिंग के प्रत्येक स्लॉट में एक कॉइल साइड होती है, इस वाइंडिंग का नाम क्या है। देखो वाइंडिंग कॉइल साइड के अनुसार दो प्रकार की होती है। सिंगल लेयर में प्रत्येक स्लॉट में एक एक कॉइल साइड होती है। इस वाइंडिंग में स्लॉट की संख्या की आधी कॉइल की संख्या होती है, यानी 24 स्लॉट अगर है तो इसमें 12 ही कॉइल होगी। वहीं डबल लेयर में एक स्लॉट में दो दो कॉइल साइड आती है, यहाँ पर स्लॉट की संख्या वाइंडिंग की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फ्लक्स की एसआई इकाई कौन सी है। तो एसआई इकाई फ्लक्स की जो है वो वेबर होती है। एम्पियर टर्न प्रति वेबर जो है ये अपने एम्पियर टर्न प्रति वेबर जो चालकता की रहेगी इकाई, तो रिलक्टेंस के लिए होती है, यानी प्रतिष्ठम के लिए एम्पियर टर्न प्रति वेबर हो जाएगी। वेबर प्रति एम्पियर टर्न जो है ये परमियंस की यानी चुंबकीय चालकता की, टेस्ला जो है वो फ्लक्स घनत्व की, और वेबर जो है वो फ्लक्स की इकाई है। चारों इकाइयों को याद रखना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल पूछा कि निम्न में से कौन सी रेती केवल अर्ध गोलाकार में ही उपलब्ध है। हाफ राउंड फाइल जो होती है दोस्तों, उस रेती का नाम है रास्प कट फाइल बोलते हैं अपन इसको। सी ऑप्शन सही रहेगा। रास्प कट फाइल हाफ राउंड फाइल भी कहलाती है। अगला सवाल है डीसी मोटर की स्पीड किसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो डीसी मोटर की जो गति होती है वो दो कारकों से ज़्यादा प्रभावित मानते हैं। बैक ईएमएफ के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्लक्स हो जाएगा। वैसे बैक ईएमएफ पोल और चालकों की संख्या इन सब की गति समानुपाती मानी जाती है। अगला सवाल है 750 वाट और 250 वोल्ट की एक इलेक्ट्रिक आयरन को 90 मिनट के लिए उपयोग हुई विद्युतीय ऊर्जा की गणना कीजिए। KWH में जब एनर्जी ज्ञात करना है तो वाट इंटू आवर अपॉन 1000 करना था दोस्तों। देखो वाट सीधा सीधा हमें दिया हुआ है 750, और समय 90 मिनट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आवर्स बनेगा। 1000 का भाग देना, अपना आंसर आएगा 1.125, 1.125 किलोवाट। ए ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न पर विचार कीजिए। इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर। फिर सवाल पूछा कि इनमें से किस में स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है। दोस्तों प्रेरित ईएमएफ की प्रकृति दो प्रकार की होती है, गतिज प्रेरित ईएमएफ और स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ। गतिज प्रेरित ईएमएफ जो होता है इसमें चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति स्पष्ट रूप से होती है। मतलब इनमें या तो चालक गतिमान होता है या चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, मतलब दोनों में से कोई एक जो है वो गति करता जरूर है। जबकि स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ में क्या होता है कि दो चालक होते हैं, दोनों ही स्थिर होते हैं, दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र खुद गति करता है एक अलग तरीके से, जैसे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इंडक्शन मोटर और ट्रांसफॉर्मर में स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है, जबकि जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो उसमें डायनेमिक यानी गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है। अभी अपने सवाल का आंसर रहेगा ए 1 एंड 2। स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ है 1 और 2 में। अगर डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ का सवाल होता तो 3 और 4 करते, यानी उत्तर होता बी। अगला अपना सवाल है कि 100 वाट 220 वोल्ट एक लैंप को 110 वोल्ट की ही सप्लाई दी है हमने, तो बताइए इसका पावर कंजप्शन किसके बराबर होगा। दोस्तों किसी भी इक्विपमेंट को मिलने वाली अगर उसकी वोल्टेज कम हो जाती है तो उसकी पावर भी कम हो जाती है। सीधा सीधा तरीका तो याद रखना, मैंने कई बार बताया है कि अगर वोल्टेज 1/2 होता है तो पावर 1/4 हो जाएगी। यानी कि 100 वाट वाला लैंप मात्र 25 वाट की शक्ति कंजप्शन ही करवाएगा। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि पहले इस लैंप का रेजिस्टेंस ज्ञात कर लो, वो रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना, फिर नई पावर ज्ञात करो V²/R से। तो रेजिस्टेंस का भाग यहाँ देना और वोल्टेज जो आपको दी हुई है 110 वोल्ट ये यहाँ पर होगी। ठीक है, अभी खैर उत्तर आपका डी आएगा 25 किलोवाट। उम्मीद करूँगा आपका सवाल भी सही हुआ होगा। आगे सवाल पूछा गया, ट्रांसफॉर्मर में भार में यदि 10% की वृद्धि होती है तो कॉपर लॉस में कितनी वृद्धि होगी। साधारण सा सवाल है, हम सब जानते हैं। देखो कॉपर लॉस जो है वो भार के वर्गानुपात में बदलता है। मान लीजिए कि पहले भार 100% था और अब भार कितना हो गया 110%। भाई 10% की वृद्धि करिए, इसका मतलब 110 हो गया है ना। दोनों में एक एक जीरो हटा दीजिए और कैलकुलेशन करो। 10 का वर्ग 100 आया और 11 का वर्ग 121, इसका मतलब
21% की वृद्धि हो जाएगी। सी उत्तर रहेगा। इंक्रीज 21%, भार में 10% वृद्धि से वो 21% बढ़ जाएगा कॉपर लॉस। अगला दोस्तों सवाल है कि एक पीएमएमसी उपकरण है जो 5 ओम प्रतिरोध का मापन करता है। 50 एम्पियर धारा पर वो एफएसडी यानी पूर्ण विक्षेप पैमाना देता है। इसे वोल्टमीटर के रूप में उपयोग करना है तो वो कितने वोल्ट का मापन कर सकता है। देखो मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आरएम कहलाता है। जिस पर मीटर एफएसडी देता है, अब धारा पर देता है तो आईएम और वोल्टेज पर देता तो वीएम होता। और कितने वोल्ट मापन करना है यानी वीएम हमसे पूछा गया, यानी आई और आर दिए हुए हैं, वी पूछा था। क्या करेंगे, आई इंटू आर कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। 50 एम्पियर धारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 वोल्ट आएगा। यानी हम इस मीटर से 250 वोल्ट का मापन आसानी से कर सकते हैं। डी उत्तर आएगा। अगला हमारा सवाल है, एक लैंप की एफिशिएंसी 20 ल्यूमन प्रति वाट है। लैंप 250 वोल्ट सप्लाई पर 0.4 एम्पियर की करंट लेता है। आउटपुट प्रकाश की गणना कीजिए। देखो भाई, दक्षता का मतलब क्या है, 20 ल्यूमन प्रति वाट, यानी लैंप अगर 1 वाट की शक्ति लेता है तो आउटपुट में 20 ल्यूमन का प्रकाश देता है। लैंप की पावर वाटेज कितनी है, नहीं दे रखी। V इंटू आई कर लो, पहले वाट ज्ञात कर लेंगे, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। 250 वोल्ट है, 0.4 एम्पियर का करंट है, कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 100 वाट। यानी लैंप 100 वाट का है, 1 वाट 20 ल्यूमन देता है तो 100 वाट वाला कितने देगा, 2000 ल्यूमन का प्रकाश मिलेगा। राइट, बी उत्तर अपना यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है कि एक लेड एसिड बैटरी की सी रेट कैपेसिटी 10 एम्पियर आवर है। यहाँ सी रेट से क्या आशय है कि बैटरी को हम कितने टाइम के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर ये सी रेट शब्द नहीं लिखता ना, तब तो इसके सारे ऑप्शन सही है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर सी रेटिंग नहीं लिखा हुआ है तब तो सभी उत्तर बिल्कुल सही माने जाते हैं। लेकिन सी रेट का मतलब ये होता है कि उस बैटरी को हमने 1 घंटे के लिए ही डिज़ाइन किया है। करंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। 100 एम्पियर आवर वाली बैटरी भी 1 घंटे में ही डिस्चार्ज होगी। 10 एम्पियर आवर वाली बैटरी भी 1 घंटे में ही डिस्चार्ज होगी। 50 एम्पियर आवर वाली बैटरी भी 1 घंटे में ही डिस्चार्ज होगी, अगर हमने इसको सी रेटिंग कैपेसिटी के तहत डाला है। मतलब ये बैटरी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ये 1 घंटे तक आराम से चलेगी, लोड आप इस पर डाल सकते हो। तो 10 एम्पियर आवर वाली का मतलब है कि हम इसमें 10 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक देंगे। अगर 100 एम्पियर आवर वाली भी होती ना तो हम उस पर 100 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए देते हैं। ये ध्यान रखो, 1C का मतलब है 1 आवर। तो टाइम तो दे ही दिया था, फिर करंट ही तो पूछी है सीधे सीधे एक तरह से। इसलिए सवाल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन रखना भी नहीं है। आगे हमारा सवाल है, एक 20 मीटर लंबी कोर में प्रति सेंटीमीटर 5 टर्न है। क्वाइल को 2 एम्पियर धारा देने पर उसमें उत्पन्न एमएमएफ की गणना कीजिए। एमएमएफ बोले तो चुंबक वाहक बल का मान पूछा। चुंबक वाहक बल होता है एम्पियर इंटू टर्न। अब देखो यहाँ पर एम्पियर तो 2 है, सीधा सीधा दिया हुआ है, लेकिन टर्न देखो साफ साफ नहीं लिखा हुआ। प्रति सेंटीमीटर 5 टर्न है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 सेंटीमीटर है और प्रत्येक पर 5-5 टर्न है। कैलकुलेशन करके उत्तर देखो, उत्तर आएगा 1000 एम्पियर टर्न। राइट, उम्मीद करूँगा आपका ये बिल्कुल सही हुआ होगा। तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना रहा था। ऐप डाउनलोड जरूर करना, वीडियो लाइक जरूर करना। आगे देखो, नोर गेट है। नोर गेट का आउटपुट हाई तब होता है जब सभी इनपुट हो, जब सभी इनपुट लो हो। कैसे, ये क्या करेगा, और गेट का अपोजिट देगा, यानी नोट और से मिलकर बनकर होता है, तो ये नोट और देगा। नोट और का मतलब क्या है कि और गेट का आउटपुट 0 होगा ना, तब ये हमें क्या करेगा, 1 देगा। और गेट का आउटपुट जो है वो 0 कब होता है, जब दोनों 0 हो। कैसे, क्योंकि इसमें अगर 1 1 है तब भी 1 मिलेगा, 1 और 0 है तब भी 1, 0 और 1 है तब भी 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही 0 0 है ना, तब और गेट का आउटपुट 0 होता है और नोर गेट इसका अपोजिट करेगा। राइट, उम्मीद करूँगा सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगला सवाल, विद्युतीय प्रणालियों के लिए उत्पादन वोल्टेज सामान्यतः कितना है। जनरेटिंग वोल्टेज दोस्तों 11 किलो वोल्ट होती है भारत में। भारत में अधिकतम विद्युत का उत्पादन जो है वो 11,000 वोल्ट के अनुसार ही किया जाता है।
VAR इकाई किसकी है ये पूछा था, तो प्रतिघाती शक्ति की होती है, रिएक्टिव पावर की। एक्टिव पावर और रियल पावर तो दोनों एक ही बात है और दोनों वाट में होती है। अपरेंट पावर जो है वो वोल्ट एम्पियर यानी VA में होता है। हिंदी बोलें तो प्रतिघाती शक्ति, एक्टिव को सक्रिय और रियल को वास्तविक बोलते हैं, अपरेंट को आभासी शक्ति बोलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है। पावर केबल में देखो डाइलेक्ट्रिक यानी पेरावैद्युत सामर्थ्य होता है, इंसुलेशन, कंडक्टर यानी चालक होता है, और शीथ लेड का शीशे का आवरण भी होता है ना, नमी से बचाव के लिए। लेकिन लोड जो है वो केबल का भाग नहीं है। तो हाँ, केबल से जुड़ा हुआ जरूर होता है, भार या पार्ट में नहीं गिना जाएगा। अगला सवाल है कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता किसके साथ बदलती है, यानी परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कैन वेरी विद, तो ये ताप के साथ बदलती है ना। जो फेरोमैग्नेट होते हैं वो पेरा बन जाते हैं, और उसी को क्यूरी पॉइंट बोलते हैं, तापमान वाला जो नियम है ना, क्यूरी बाइस नियम वाला। तो बस दोस्तों यही थे 25 क्वेश्चन। टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया तो प्रैक्टिस नाउ में जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करोगे। बहुत धन्यवाद सभी को।